स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज है 21 सितंबर और आज हम करेंगे द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल एनालिसिस। आज एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ टॉपिक्स थे हिंदू में भी और इंडियन एक्सप्रेस में भी, लेकिन इतने रेलेवेंट नहीं थे क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे एक टॉपिक था इन्फ्लेशन को लेके, तो वो ऑलरेडी कवर हो चुका है इसी वीक, और एक जियो पॉलिटिक्स को लेके था तो वो भी इस वीक कवर हो चुका है। तो इस तरह के इश्यूज थे तो ऑलरेडी कवर्ड हैं, तो मैंने उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसलिए जो है एक नया टॉपिक है जो हम कवर नहीं कर पाए हैं पिछले कुछ समय में भी, और आज जो है वो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल में भी आया है। तो आइए शुरू करते हैं इस एडिटोरियल को। केवल एक ही आर्टिकल है आज का। ये आर्टिकल है ऑन रिजर्वेशंस फॉर दलित क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, अ क्वेश्चन ऑफ गवर्नमेंट्स इंटेंट। देखिए, इसका जो मेन इशू है इस आर्टिकल को लिखने का राइटर का, वो ये है कि अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि वो नेशनल कमीशन सेटअप करेंगे ताकि स्टडी कर सकें सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस उन दलित्स का जो हिंदू, बुद्धिस्ट या सिख रिलीजन से कन्वर्ट कर दूसरे रिलीजन में गए हैं। यानी कि दूसरा रिलीजन मतलब क्रिश्चियंस का रिलीजन, क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स। क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स में जो आपका गए हैं उन रिलीजन में कन्वर्ट कर उनका सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस जो है जानना चाहती है सरकार। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे दूं, बैकग्राउंड दे दूं कि एग्जैक्टली है क्या ये सारा मुद्दा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो ओरिजिनल जो आइडिया था रिजर्वेशन का शेड्यूल कास्ट को, वो इसलिए था ताकि बहुत सारे जो सोशल इविल्स हैं, स्पेशली अनटचेबिलिटी वगैरह, जो हिंदू रिलीजन्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होता था, उसको ख़त्म किया जा सके। और अंडर आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट जो है आपका स्पेसिफाई करते हैं उन कास्ट को, उन ग्रुप्स को जो कि शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में इंक्लूड किए जाते हैं। तो 1950 में क्या हुआ था, 1950 में जो है सबसे पहला ऑर्डर पास हुआ था। उस ऑर्डर में जो है जो भी हिंदूज़ के अंदर शेड्यूल कास्ट थे उनको कवर किया गया ताकि उन्हें शेड्यूल कास्ट का जो है बेनिफिट दिया जा सके। उसके बाद डिमांड बढ़ने लगी और आगे डिमांड बढ़ते बढ़ते 1956 आ गया, और 1956 में सिख ग्रुप भी ये डिमांड करने लगा कि जो सिख कम्युनिटी के अंदर दलित लोग हैं उनको भी बेनिफिशियरी बनाया जाए इस शेड्यूल कास्ट के कोटा के। तो सरकार ने उनकी डिमांड को भी एक्सेप्ट किया और उनको भी इस शेड्यूल कास्ट के कोटा में ले लिया। उसके बाद आता है 1990 में फिर से डिमांड उठने लगी, और इस बार डिमांड उठी बुद्धिस्ट रिलीजन के लोगों की, ताकि जो बुद्धिस्ट हैं आपका, जो बुद्धिस्ट रिलीजन के अंदर शेड्यूल कास्ट हैं या दलित्स हैं, उनको भी जो है शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन बेनिफिट्स देना चाहिए, और उसके बाद उनको भी इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो आप इसे समझ सकते हैं कि हिंदू और ये आपका सिख और बुद्धिस्ट, इनको जो है शेड्यूल कास्ट के बेनिफिट्स मिले हैं अगर इनकी कम्युनिटी में कोई दलित मेंबर है तो। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं बता दूं आपको, वो है शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। शेड्यूल ट्राइब्स क्या होता है ये आप सब जानते हैं, और शेड्यूल ट्राइब्स, अगर कोई भी व्यक्ति जो शेड्यूल ट्राइब है और वो कन्वर्ट कर लेता है अपना रिलीजन, अगर वो हिंदू था और हिंदू से वो कन्वर्ट करके मुस्लिम बन जाता है, तो उसका शेड्यूल ट्राइब का जो रिजर्वेशन बेनिफिट है वो कैंसिल नहीं होगा, वो एग्जिस्टेंस में रहेगा चाहे वो किसी भी रिलीजन के अंदर हो। वहीं अगर कोई व्यक्ति शेड्यूल कास्ट है हिंदू रिलीजन के अंदर और वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है मुस्लिम या क्रिश्चियनिटी रिलीजन में, तो उसका जो शेड्यूल कास्ट का आपका जो स्टेटस है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके पास जो है शेड्यूल कास्ट के बेनिफिट्स नहीं होंगे और वो उस शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन बेनिफिट्स को एक्सेस नहीं कर सकता। तो सिंपल शब्दों में कहूँ तो शेड्यूल ट्राइब का जो स्टेटस है वो रिलीजन से डीलिंक्ड है, और शेड्यूल कास्ट जो है आपका का जो स्टेटस है वो रिलीजन से लिंक्ड है। और रिलीजन जिनके अंदर शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन बेनिफिट्स अवेलेबल हैं वो केवल हिंदू हैं, मुस्लिम हैं और क्रिश्चियंस हैं। इसके अलावा कोई भी जो है अवेलेबल नहीं है। अब मैं आगे आपको बता दूं कि क्या है पूरा का पूरा मामला। आप सभी जानते हैं कि बार बार जो है एफर्ट्स कर रही हैं सरकार कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से अपलिफ्टमेंट करने के लिए, और उसी लिए जो है आपका कुछ और एक इनिशिएटिव भी है। 1990 में क्या हुआ था, एक प्राइवेट मेंबर बिल आया था ताकि मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस को भी जो है, दलित कम्युनिटी के जो मेंबर हैं उनको भी शेड्यूल कास्ट बेनिफिट्स दिए जाएं, लेकिन वो प्राइवेट मेंबर बिल भी बाद में खारिज हो गया। 1996 में भी गवर्नमेंट फिर से एक बिल लेके आई ताकि जो मुस्लिम और क्रिश्चियंस के अंदर दलित्स हैं उनको शेड्यूल कास्ट बेनिफिट्स दिए जा सकें, लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई, और सहमति ना बन पाने की वजह से ये बिल भी जो है ठंडे बस्ते में ही रह गया।
इसके बाद आप जानते हैं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी। मंडल कमीशन जिसके अंदर ओबीसी कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन मिली थी सेंट्रल और स्टेट लिस्ट में रिजर्वेशन बेनिफिट्स के लिए। और मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन पे क्रिश्चियन और मुस्लिम, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्रिश्चियन और मुस्लिम इन दोनों ही कम्युनिटीज़ के अंदर जो ओबीसी वाले लोग थे उनको रिजर्वेशन बेनिफिट्स आज भी मिलते हैं मंडल कमीशन की वजह से। तो ये था जो थोड़ा सा डेटा इनके बारे में, जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो पास्ट में इनके साथ हुई है। वहीं इसके बाद दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं जो कि आपके सेटअप की गई थी गवर्नमेंट द्वारा, और गवर्नमेंट ने इनको बहुत सीरियस लेवल पे लिया है। और बार बार जो है आप कभी भी स्टडी होती है या कोई आपका आंसर राइटिंग होती है तो इन कम्युनिटीज़ का नाम आप लिख सकते हैं, ये बहुत पॉपुलर कम्युनिटीज़ हैं। पहली कमेटी जो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने सेटअप की थी वो थी रंगनाथन मिश्रा कमीशन, जिसको नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ भी कहा जाता है। इसके बाद जो दूसरी कम्युनिटी सेटअप की थी वो थी सच्चर कमेटी, और सच्चर कमेटी जो है एक हाई लेवल कमेटी थी, ये 2005 में आपका सेटअप की गई थी। और दोनों ही कमिटीज़ का जो काम था वो ये था कि वो स्टडी करें सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल कंडीशंस क्या है मुस्लिम्स की इन सोसाइटी। ठीक है, तो ये आपका इन दोनों का सोसाइटीज़ का, ये दोनों कमिटीज़ का काम था। इसके बाद जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सोशल और इकोनॉमिक सिचुएशन है दलित मुस्लिम्स की और दलित क्रिश्चियंस की वो इम्प्रूव नहीं हुई है इवन आफ्टर देयर कन्वर्जन। मतलब जो दलित्स हिंदू रिलीजन से कन्वर्ट होकर मुस्लिम्स में और क्रिश्चियंस में आ गए थे ये सोचकर कि उनकी कंडीशन इम्प्रूव हो जाएगी, उनकी कोई भी कंडीशन इम्प्रूव नहीं हुई है। वहीं रंगनाथन मिश्रा कमीशन का कहना है कि ये शेड्यूल कास्ट का जो स्टेटस है इसको डीलिंक करना चाहिए रिलीजन से, और शेड्यूल कास्ट को जो है फुल्ली इसको रिलीजन न्यूट्रल बनाना चाहिए, जैसे कि शेड्यूल ट्राइब्स का है, जो कि मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है कि क्या होता है शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के इस डिफरेंस में क्या लेना देना है। तो अब गवर्नमेंट जो है बार बार सरकारें आती हैं और सरकारें जो हैं अपना कुछ पक्ष रखती हैं। उनका कहना है कि हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशन से हम आगे नहीं जा सकते। जैसे कि जो अपने डिफेंस में सरकार ने सबसे बड़ी बात कही है वो ये कहती है कि जो इस्लाम है और जो क्रिश्चियनिटी है इनके अंदर कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं होता, और अगर वो इसमें शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन बेनिफिट दे देगी तो ये समझिए कि वो एक्नॉलेज कर रही है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के अंदर एक कास्ट सिस्टम है जो कि ना ही पार्लियामेंट कर सकता है और ना ही जुडिशरी कर सकता है। ये केवल और केवल कुरान और बाइबल के अंदर जब तक ये मान्यता नहीं होगी कि वहाँ पे कास्ट सिस्टम है तो ये कास्ट के बेसिस पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं दे सकते, और अगर वो ऐसा करते हैं तो वो रिलीजन के साथ छेड़छाड़ होगी, जो कि कोई भी सरकार अपने ऊपर जो है इस बात को लेना नहीं चाहती है। इसके बाद जो दूसरी लॉजिक गवर्नमेंट यूज़ करती हैं उनका ये कहना है कि जो सिख हैं और जो बुद्धिस्ट हैं वो एक धार्मिक सिस्टम में आते हैं। धार्मिक सिस्टम के अंदर जो है सिखिज़म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आते हैं, और इनके अंदर जो है सदियों से ही कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ रही थी। इन्हीं कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ की वजह से इनको जो है जगह दी गई है इसके अंदर ताकि उन्हें रिजर्वेशन बेनिफिट्स मिले। अब इसी के ऊपर ही जो है पूरा का पूरा राइटर का गुस्सा है, वो एक तरीके से क्रिटिसाइज़ कर रहा है बार बार हर गवर्नमेंट को जो भी यहाँ आई है, क्योंकि उन्होंने किसी ने भी अच्छे इनिशिएटिव नहीं लिए इन चीज़ों को लेके। तो जो सर्वेज़ हुए हैं उन सर्वेज़ के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें निकल के सामने आई हैं, और सबसे पहले जो सामने आया है वो है कि कास्ट डिविजन्स दलित मुस्लिम्स के अंदर भी है और दलित क्रिश्चियंस के अंदर भी है। दोनों ही मुस्लिम और क्रिश्चियन रिलीजन में उन दलित मुस्लिम्स और दलित क्रिश्चियंस को अनटचेबल समझा जाता है, वैसे ही जैसे हिंदू और सिख कम्युनिटीज़ के अंदर समझा जाता है। इसमें मैं बुद्धिस्ट कम्युनिटी का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बुद्धिस्ट कम्युनिटी या बुद्धिस्ट रिलीजन के अंदर जो 95% पॉपुलेशन है वो सब के सब जो हैं दलित ही हैं, इसलिए वहाँ पे अनटचेबिलिटी इतनी नहीं है। लेकिन हिंदू और सिख रिलीजन के अंदर जो अनटचेबिलिटी है वो आप अच्छी तरह बखूबी जानते हैं। आगे एविडेंसेस आए हैं और बार बार जो स्टडीज़ हुई हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज़ के बेसिस पे 5 तरह के जो है कास्ट बेस्ड सोशल डिस्क्रिमिनेशन आइडेंटिफाई हुए हैं। उनमें पहला है अनटचेबिलिटी, जो आप जानते हैं अनटचेबिलिटी मतलब कि मैं इसे छूँगा नहीं, इसे हाथ नहीं मिलाऊंगा और इसके हाथ का कुछ खाऊंगा भी नहीं। दूसरा है बैन ऑन इंटर मैरिज, मतलब ये समझिए कि मुस्लिम धर्म हो और क्रिश्चियन धर्म दोनों के अंदर ही दलित लोगों की बेटी या बेटों से कोई भी शादी नहीं करना चाहता है, क्योंकि उनका मानना है कि ये अनटचेबल्स हैं। तीसरा है ऑक्यूपेशनल सिग्रीगेशन। ऑक्यूपेशनल सिग्रीगेशन का मतलब ये है
कि उनको ऐसे वाले कामों में इंडल्ज किया जाता है, जैसे कि कूड़ा करकट उठाना या फिर गटर साफ़ करना और या फिर मरे हुए जानवरों की खाल उतारना। ये ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन है। चौथा जो पॉइंट है वो है सोशल और कल्चरल सेग्रीगेशन। आप सभी जानते हैं कि गांवों के अंदर या कॉलोनीज़ के अंदर कुछ ऐसे मोहल्ले होते हैं जिन्हें ये कहकर संबोधित किया जाता है कि ये दलितों का मोहल्ला है। तो दलितों के मोहल्ले अलग होते हैं और ऊपर वाली कास्ट के मोहल्ले अलग होते हैं। तो इसी को ही जो है सोशल और कल्चरल सेग्रीगेशन का नाम दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं कि मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों ही धर्म के अंदर है। अगला है इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन। ये देखा जा सकता है कि जो दलित मुस्लिम्स हैं और दलित क्रिश्चियंस हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा गरीब वर्ग के लोग हैं ये। और वहीं जो आपके अपर कास्ट वाले हैं, इन्हीं मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के अंदर, वहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी उनकी प्रॉस्पेरिटी है, बहुत ही जो है एफ्लुएंट क्लासेस वाले लोग भी हैं। लेकिन दलित मुस्लिम्स और दलित क्रिश्चियंस के अंदर ऐसा नहीं है। तो ये एविडेंसेस एक तरह से पूरी की पूरी ये बात दिखा रहे हैं कि दलित मुस्लिम्स और दलित क्रिश्चियंस की भी उसी तरह की से ट्रीटमेंट हो रही है जैसे कि हिंदू और सिखों के अंदर दलितों की ट्रीटमेंट होती आई है। वहीं आगे चल के राइटर बताता है कि जो ट्रीटमेंट का एक्सटेंट है वो इतना है दलित मुस्लिम्स और दलित क्रिश्चियंस के लिए कि उनके लिए सेपरेट मॉस्क हैं, सेपरेट चर्चेस बनाए गए हैं। इनफैक्ट उनके जो शमशान घाट हैं वो भी अलग हैं और स्ट्रिक्ट तरीके से प्रोहिबिशन है कि किसी भी तरह से इंटरकास्ट मैरिज वो नहीं करेंगे। अगर वो करते हैं तो उन्हें जो है बहुत ज़्यादा बड़ी एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती है। इवन उन्हें मारने, जान से मारने तक की भी कई सारे केसेस जो हैं हाईलाइट हो चुके हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से जो है दलित मुस्लिम्स और दलित क्रिश्चियंस की जो कंडीशन है वो बहुत ही डिप्लोरेबल है अपने रिलीजन के अंदर। वहीं नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं कुछ क्राइटेरियाज उनका इकोनॉमिक स्टेटस को आइडेंटिफाई करने के लिए। इन क्राइटेरियाज में जो सबसे पहले है वो है कि कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जो पॉवर्टी लाइन के बिलो है। दूसरा है इंट्रा कम्युनिटी डिफरेंसेस, जी हाँ, दलित्स और नॉन दलित्स जो है मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के अंदर, उनके अंदर इंट्रा कम्युनिटी डिफरेंसेस हैं। उनके कुछ हद तक जो है त्यौहार भी अलग हैं और वो आपस में जो है सोशली इंटरेक्शन भी नहीं करते। तीसरा आता है एवरेज लेवल ऑफ कंजम्पशन। ऑब्वियसली जो दलित्स होंगे उनकी लेवल ऑफ कंजम्पशन कम ही होगी क्योंकि उनके अंदर जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है और वो बहुत ज़्यादा गरीब भी हैं। चौथा है आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, जो कि मैं ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और फाइनली है आपका एजुकेशनल लेवल्स। तो हाँ, ऑब्वियसली जो दलित मुस्लिम्स और दलित क्रिश्चियंस हैं इनके एजुकेशनल लेवल्स जो हैं इतने अच्छे नहीं हैं और ये देखने में आ चुका है कि ये जो हैं एजुकेशनली बिहाइंड हैं अदर ग्रुप से। तो ये तो क्लियर हो गया कि दलित मुस्लिम्स जो हैं आपके और दलित क्रिश्चियंस ये वर्स्ट हैं अमंग ऑल दलित्स, इनफैक्ट इंक्लूडिंग द दलित्स हैं जो आपके हिंदू रिलीजन के अंदर। और दलित मुस्लिम्स और दलित क्रिश्चियंस का एक बहुत बड़ा तबका जो है बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे ही रहता है, जो कि ये दर्शाता है कि इनके अंदर एक बहुत बड़ी गरीबी है और उस गरीबी से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इनको कुछ रिजर्वेशन बेनिफिट्स दिए जाएँ ताकि ये मुख्य धारा के लोगों के साथ जुड़ सकें। वहीं सरकार का ये भी कहना है कि अभी तक कुछ ना हो पाने की एक बड़ी वजह ये भी रही है कि सरकार के पास जो है कोई ऐसा डेटा नहीं है जिससे कोई नेशनल लेवल डेटा हो जिससे वो आइडेंटिफाई कर सकें कि दलित मुस्लिम्स और दलित क्रिश्चियंस जो हैं कितने हैं हमारे यहाँ इंडिया में। वहीं दूसरी तरफ जो राइटर है वो ये कहना चाहता है कि दलित मुस्लिम्स और दलित क्रिश्चियंस को कभी भी शेड्यूल कास्ट नहीं माना गया, इसलिए जो है कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर उन्हें शेड्यूल कास्ट माना जाता तो उनके लिए जो है डेटा अवेलेबल होता। यानी कि राइटर ये कहना चाहता है कि एक बार उन्हें अगर शेड्यूल कास्ट का दर्जा दे दिया जाए तो डेटा सरकार के पास खुद आ जाएगा। और वहीं सरकार ये कहती है कि अगर हमारे पास डेटा होगा तो हम कोई अच्छा इनिशिएटिव ले पाएंगे उन लोगों के लिए। तो ये वही बात हो गई कि कौन पहला कदम उठाएगा, लेकिन मैं यहाँ समझता हूँ कि यहाँ सरकार की ही गलती है। पहले इनिशिएटिव सरकार को ही लेना चाहिए इसमें काम करने के लिए। वहीं आगे चलकर जो है हाईलाइट कर रहे हैं राइटर, ये बता रहे हैं कि अलग अलग आंकड़ों के अनुसार ये पता चला है कि दलित मुस्लिम की पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर वो केवल और केवल 1% है टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन के। और दलित क्रिश्चियंस की जो पॉपुलेशन है वो टोटल जो है 40 to 50% है क्रिश्चियन पॉपुलेशन के। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स हैं वो 14.2% हैं और क्रिश्चियंस जो हैं वो 2.3% हैं। तो इस आंकड़े के अनुसार अगर दलित मुस्लिम्स और दलित क्रिश्चियंस इन दोनों को कंबाइन भी कर दिया जाए तो ये टोटल जो है सिर्फ 2% ऑफ दलित पॉपुलेशन होंगे इंडिया की।
और 90% पॉपुलेशन जो है हिंदू ग्रुप्स में यानी कि हिंदू रिलीजन में दिखाई देगी। सिर्फ 2% जो है दलित पॉपुलेशन मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के अंदर होगी। तो वो ये कहना चाहते हैं कि अगर इस 2% ऑफ दलित पॉपुलेशन को भी रिजर्वेशन बेनिफिट्स दे दिए जाएं तो इससे हमारा रिजर्वेशन स्ट्रक्चर कोई ख़राब नहीं होगा, ना ही इससे रिजर्वेशन स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है 10% रिजर्वेशन दे चुकी है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। और अगर इस छोटे से ग्रुप को 2% ऑफ दलित पॉपुलेशन को भी रिजर्वेशन बेनिफिट दे दिए जाते हैं तो ये 20% भी नहीं होगा उस 10% रिजर्वेशन के जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया जा चुका है। तो मतलब एक बहुत ही छोटा सा फिगर होगा जो कि आपका ऐड ऑन हो जाएगा रिजर्वेशन में, और इनके ऐड ऑन हो जाने से कोई रिजर्वेशन सिस्टम के ऊपर ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। वहीं आगे चलकर आर्टिकल में राइटर कहते हैं कि ये तो साबित हो गया है कि दलित मुस्लिम्स और दलित क्रिश्चियंस ये भी सफ़र कर रहे हैं उसी तरह की सोशल डिस्क्रिमिनेशन जैसे कि हिंदू दलित्स और सिख दलित्स करते हैं। लेकिन सरकार जो है ये हवाला देती है बार बार कि मुस्लिम और क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स इन दोनों के अंदर जो है कास्ट सिस्टम नहीं है, वहीं आपका इसलिए जो है हम रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते इनकी कास्ट को, और इसलिए जो है हम शेड्यूल कास्ट का जो है दर्जा नहीं दे सकते। लेकिन वहीं आपको ये भी बता दूं कि सिखों के जो स्क्रिप्चर्स हैं और बुद्धिस्ट जो स्क्रिप्चर्स हैं उनके अंदर भी कोई भी रिकॉग्निशन नहीं है कास्ट सिस्टम की, उसके अंदर भी कास्ट सिस्टम नहीं दी गई है। लेकिन वहाँ जो है सरकार ने रिजर्वेशन एक्सेप्ट कर ली है, जो ये दर्शाता है कि ये एक हिपोक्रेसी है, जो कि एक सरकार एक तरफ तो ये हवाला देती है कि जहाँ जिस रिलीजन के अंदर कास्ट सिस्टम नहीं होगा वहाँ हम शेड्यूल कास्ट का स्टेटस नहीं दे सकते, वहीं उन्होंने सिख और बुद्धिस्ट रिलीजन के साथ ऐसा ही किया है। ये दिखाता है कि आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं हैं मुस्लिम्स के इश्यूज़ को लेकर और क्रिश्चियंस के इश्यूज़ को लेकर। वहीं आगे चलकर जो है राइटर ये भी दर्शाना चाहता है कि बहुत ज़्यादा एक डिवाइड है दलित वर्सेस नॉन दलित के बीच में, जो कि आप चाहें तो बड़े बड़े लेवल पे जाकर भी देख सकते हैं। इवन बॉलीवुड पे भी ये देखने को मिली है, बहुत सारे बार ऐसे इंटरव्यू आए हैं बहुत सारे एक्टर्स के जिन्होंने ये बोला है कि उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हुई है। यहाँ तक कि हाई लेवल ब्यूरोक्रेसी में भी होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी होती है, और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में भी दलित वर्सेस नॉन दलित का जो डिवाइड है ये देखने को आपको मिल जाएगा। तो राइटर ये कहना चाहता है कि दलित चाहे आपका मुस्लिम ग्रुप का हो, चाहे क्रिश्चियन ग्रुप का हो, या फिर हिंदू ग्रुप का हो, वो दलित ही है और उसके साथ जो है सेम ट्रीटमेंट हो रही है हर जगह पे। और इसलिए गवर्नमेंट के पास कोई भी ऐसा मॉरल रीज़न नहीं है कि वो ये कहे कि दलित्स को जो है डिफरेंट तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा मुस्लिम और क्रिश्चियंस के रिलीजन में। इसलिए गवर्नमेंट को जो है ये एड्रेस करना चाहिए इशू एज सुन एज़ पॉसिबल, और बार बार जो है कमीशंस या ये जो भी आपका स्टडी ग्रुप बनाते हैं इनको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीका हो गया है सरकार का कि मुद्दे को कैसे न कैसे अभी के लिए टाल दिया जाए। और एक बार ये मुद्दा टाल दिया जाता है उसके बाद उसकी फाइंडिंग्स आती हैं और वो जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो रिकमेंडेशन केवल और केवल धूल खाती रहती हैं और उन पर किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं किया जाता। तो इसी को लेकर जो है राइटर ने पूरी की पूरी चिंता जताई है और अपने आर्टिकल में बात कही है। वहीं हम अपनी तरफ से अपना एक ओपिनियन जोड़ें तो यही कहेंगे कि गवर्नमेंट की जो ड्यूटी होती है वो ये ड्यूटी है कि वो इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करे और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे सभी लोगों को। और रिजर्वेशन जो है एक ऐसा एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, जो ये टूल जो है आपको सोशल ऑपरेशन और जो सोशल इनजस्टिस हो रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर उसको रोकने में काफ़ी हद तक जो है सक्सेसफुल रहा है। वहीं शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन देने की सबसे बड़ी ऑब्जेक्टिव ये भी है कि ताकि उनको अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी जॉब्स मिले और वो भी जो है आपका मुख्य धारा में मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आ सकें। इतना ही नहीं, इसका बेसिक एम ये भी है कि एम्पावर करें उन्हें और इंश्योर करें कि उनका जो पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में स्टेट के वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। और ये सब तभी हो पाएगा जब हम जो है दलित मुस्लिम और दलित क्रिश्चियन जो कि आपके बहुत छोटे ग्रुप्स हैं उनको भी हम जो है शेड्यूल कास्ट आपका रिकॉग्नाइज़ करें, उनको भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लेके आएँ और वो सब बेनिफिट्स एक्रू करा सकें जो सब बेनिफिट्स शेड्यूल कास्ट आपके हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट लोगों को मिल रहा है। तो यही था आज का आर्टिकल, यही है आज का एनालिसिस। इसी तरह के डेली एनालिसिस के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आज के इस पूरे के पूरे आर्टिकल के पीडीएफ के लिए नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।